Hello, my voice is audible to all of you. मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर आ रही है? Good morning to all. जय हिंद. कैसे हैं आप सभी लोग? How's the jokes? The screen is visible. Hello everyone. Screen is visible. Screen. Hello. Perfect. Everything is perfect. Voice perfectly clear आ रहा है. Screen भी visible है. और आप लोग भी एकदम तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए. शानदार. एफर्ट्स जारी हैं या गिव अप करने का प्लान कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
आप में से कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि गिव अप कैसे किया जाए। भैया गिव अप नहीं करना है, लगातार प्रयास करते रहो। समय के साथ चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन वक्त लगता है। बड़ा खिलाड़ी बनना है ना भाई, तो बड़ा खिलाड़ी बनने में वक्त तो लगेगा। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, क्या आपने वो अटेम्प्ट किए हैं? बैकलॉग्स पे काम चल रहा है, होमवर्क कंप्लीट है, अप टू डेट? ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। चलिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? जो स्टूडेंट्स आंसर 8 दे रहे हैं, मैं समझ गया ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ बैकअप क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख करके आ जाते हैं। कभी खुद से भी एफर्ट कर लिया करो, या सिर्फ आदत पड़ गई है चीटिंग करने की। बैकअप क्लास में व्हाइट बोर्ड पर एक सिली मिस्टेक हो गई थी, आप लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, वहां से देखा और वहां से सर को बता दिया। बेटा सर तुमसे ना बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, जो तुम काम कर रहे हो ना वो करके छोड़ दिए सर। जिन लोगों का आंसर 8 आ रहा है ना, ये उन लोगों के लिए है। आंसर 40 आ रहा है, 40 मीटर। आंसर इज 40 मीटर। This is the correct answer. Minimum distance is the 40 meter. चलिए let's start to solve the problem. सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया कि will particle A collide with B, कि A B से कोलाइड करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने उसका तरीका आपको बताया था कि A या B इन दोनों में से आप किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाएं और उसके बाद देखें कि दूसरे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो उसके टुवर्ड्स है या नहीं। अगर उसके टुवर्ड्स नहीं हुआ तो कोलिजन नहीं होगा, और अगर उसके टुवर्ड्स हुआ तो कोलिजन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ये समझ में आ रहा है कि इस समय दोनों ही पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होंगे हवा में। बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जब आप किसी एक के फ्रेम में जाएंगे तो दूसरा पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा होगा? पैराबोलिक मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन? पैराबोलिक मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन? क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम से अगर दूसरे को देखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा? ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? कैन यू टेल मी? ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन ऑफ B या A with respect to B is what? 0। क्योंकि बोथ ऑफ द पार्टिकल्स आइदर A या मैं B किसी को भी कंसिडर करूं, बोथ ऑफ द पार्टिकल्स मस्ट हैव अ सेम एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। चलिए स्टार्ट किया जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने वेलोसिटीज के कंपोनेंट कर दिए हैं। 50 मीटर पर सेकेंड को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30, वर्टिकल कंपोनेंट 40। सिमिलरली 10√2 के भी दो कंपोनेंट्स कर दिए गए। देख लीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों से नहीं हुआ है इस सवाल को देख लीजिए। मुझे सुनकर के बहुत दुख हो रहा है कि लोग कितनी ज्यादा चीटिंग करते हैं। मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चंस देता हूं और कुछ लोग सडनली आंसर इसलिए देते हैं कि वो सॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, बैकअप क्लासेस से आंसर नोट डाउन कर लेते हैं और वहां से सीधे मेरे को बताते रहते हैं। चलिए लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाते हैं। क्या हम ए के फ्रेम में चले जाएं? क्या बेटा हम ए के फ्रेम में चले जाएं? आइदर हम ए के फ्रेम में भी जा सकते हैं और बी के फ्रेम में भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। ए के फ्रेम में चलेगा, इन फ्रेम ऑफ ए। ठीक है, अगर हम ए के फ्रेम में गए तो ए के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा।
ए के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 10, इसको उल्टा करके जोड़ा इसमें, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40, और बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 30। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये वाला एंगल निकाल लें अल्फा। ये अल्फा कौन सा एंगल होगा, ये अल्फा कौन सा एंगल होगा, दिस इज द एंगल विच इज द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी लाइन को ज्वाइन करने वाला, क्या आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं? बताइए ये एंगल आप किस तरीके से लिखेंगे? आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस है 70 और बेटा ये डिस्टेंस है 80। क्या मैं tan अल्फा की वैल्यू 70/80 लिख सकता हूं? पहले ये बताओ, क्या मैं tan अल्फा की वैल्यू 70/80 मतलब 7/8 लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर आप ए के फ्रेम में गए तो ए के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जब जोड़ेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 30। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 10 था, उसको उल्टा करके जोड़ा तो 40, 30 + 10, और इसको उल्टा करके जोड़ा तो ये 30 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा कितना एंगल बनाएगा? इफ आई विल आस्क यू tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे? क्या आपको ये 3/4 दिखाई दे रहा है? क्या आपको tan अल्फा की वैल्यू tan बीटा के बराबर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब है कि अल्फा अगर बीटा के बराबर नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा, तो कोलिजन नहीं होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अल्फा ज्यादा है या बीटा ज्यादा है? देखो ये है वैल्यू 7/8 और ये वैल्यू है 3/4, और 3/4 होता है 0.75। तो आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 7/8 3/4 से तो ज्यादा होगा। तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, अल्फा या बीटा? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक तो सभी लोगों ने सही किया होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से देखना कि अगर हम ए के फ्रेम से देख रहे हैं, या कह सकते हैं अगर ए बी को देख रहा है, तो क्या बी उसे हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई देगा? आप ये देख पा रहे होंगे, ये वाली जो लाइन है ये मैंने इस वाली लाइन से नीचे बनाया। ये नीचे क्यों बनाया? क्योंकि अल्फा 37 से ज्यादा है भाइयों, अल्फा 37 से ज्यादा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हमने यहां पर ये जो लाइन बनाई है ये इस तरीके से बना दी, ठीक है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक मिनट, यहां पर ये गलत है भाई, आंसर तो 8 ही आएगा। आंसर तो 8 ही आएगा बेटा, ठीक है। जरा देखना ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस 40, ठीक, ये अगर 37 है तो क्या आप मुझे ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस y, ये 80 है, tan 37 की वैल्यू 3/4 होती है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 मीटर। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? tan 37, जैसे मैंने बोला आंसर 40 आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, ठीक है। आंसर बोला 40, तो आप में से ही 40% लोग ये कह रहे हैं हाँ सर मेरा यही आ रहा है, हाँ सर मेरा यही आ रहा है। मतलब मैं ये देखना चाह रहा था कि आप सिर्फ मेरे मोमेंटम के साथ फ्लो करते हैं, आप खुद से सॉल्व नहीं करते हैं। मतलब गजब है भाई, गजब टोपीबाज है। मैंने कहा 40 आ रहा है, कितने लोग आ रहा है? यस सर मेरा 40 आ रहा है, मेरा 40 आ रहा है। लेकिन मुझे अच्छी बात लगी, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने आंसर पर टिके रहे कि नहीं सर मेरा आंसर 8 ही आ रहा है, मेरा आंसर 8 ही आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, ये y की वैल्यू आपको 60 दिखाई दे रही, क्योंकि tan 37 बराबर आप y/80 लिखते, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू 60 आ गई। एक बात बताओ बेटा, इस टावर की टोटल हाइट आपको कितनी दी हुई है? 110 मीटर। ये 60 है, ये 40 है, टोटल ये हाइट कितनी है बेटा? 100।
तो एक बात बताओ, ये वाली जो हाइट, ये मैंने जो 50 लिखा है, ये 50 है या 10? कैन यू टेल मी, ये 50 हुआ या 10 हुआ? 110 माइनस 100, ये 10 मीटर हुआ। अब जरा ध्यान से देखना, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? क्या पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? जब ए बी को देख रहा है तो बी इस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो क्या हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें? क्या हमें यही मिनिमम डिस्टेंस होगा बेटा? क्या यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा? तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे साइन 53 की वैल्यू, जल्दी से बताएं यहाँ पे साइन 53 की वैल्यू क्या लिखी? साइन 53 विल बी द डी मिनिमम डिवाइडेड बाय व्हाट, 10, और 53 की वैल्यू आपको पता है, तो डी मिनिमम बेटा आ जाता है 8 मीटर। क्या क्लियर है ये बात? परफेक्टली क्लियर है भाई। मैथ्स ज्यादा है फिजिक्स कम है, मैथ्स ज्यादा है फिजिक्स कम है। जिसने 2 स्टेप याद रखे हुए हैं, कौन कौन सा स्टेप? सबसे पहले ए को बी से ज्वाइन करो, अल्फा निकालो, बीटा निकालो। अल्फा बीटा के बराबर तो कोलिजन होगा, अल्फा बीटा के बराबर नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। इसके आगे मैथमेटिक्स है, इसके आगे मैथ्स है, और मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है। क्या ये बात बिल्कुल सच है? क्या ये अफवाह जो चल रही है ये बिल्कुल सच है भाई? और अब याद रखना, आपको अपना आंसर देना है, मैं जो बोलूं ना उसको फॉलो अप मत करना। क्या क्लियर है सभी को? अगर मान लो यहाँ पर ऐसा हो जाता, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो जाता कि अल्फा बीटा से ज्यादा, सॉरी उल्टा हो जाता इसका, कि बीटा अल्फा से ज्यादा होता, तो ए को इसका मोशन कैसा दिखाई देता? क्या ऐसा दिखाई देता? और अगर ऐसा दिखाई देता तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या ये डिस्टेंस निकाला जा सकता था? बिल्कुल निकाला जा सकता था। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, क्या आज के बाद हम लोग फोड़ पाएंगे? शानदार, बहुत बढ़िया, पक्का। लेकिन याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, जो स्टूडेंट जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन घर जाकर के उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको दिया गया वो अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो इस बात की गारंटी आपसे इस पैटर्न के सारे सवाल हो जाएंगे। जिन लोगों ने घर जाकर के नहीं किया वो 2 दिन बाद भूल जाते हैं, वो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्या इस क्वेश्चन का आप जवाब निकाल चुके हैं? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अरे बेटा, रेन और मैन का प्रॉब्लम है तो सिंपल सी बात है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि अम्ब्रेला किस एंगल पर होल्ड किया जाए। वर्टिकल के साथ एंगल या हॉरिजॉन्टल के साथ बता दो कि किस एंगल पे होल्ड किया जाए। क्या आपने सॉल्व किया? भाई आंसर ये आ रहा है 4/7, वर्टिकल के साथ 4/7 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। tan थीटा बराबर 4/7। देखते हैं भाई, देखो जैसे ही इस तरीके के सवाल आते हैं तो आधी जनता देखकर डर जाती है कि अरे सर आपने इंक्लाइन प्लेन का सवाल तो कराया नहीं। और इंक्लाइन प्लेन जैसे ही नाम सुनाई देता है तो एक्चुअली में क्या है, उनके मन में एक फोबिया है जो प्रोजेक्टाइल में क्रिएट हुआ था। अरे यार इंक्लाइन प्लेन आ गया, इंक्लाइन प्लेन के सवाल कैसे करेंगे? पहले तो सर जमीन पे दौड़ा रहे थे, अब चिट्टू इंक्लाइन प्लेन पे दौड़ो। मैंने कहा क्या आपको कंपोनेंट करना आता है? मैंने कहा क्या आपको कंपोनेंट करना आता है भाई? बिल्कुल आता है सर, वही तो है फिजिक्स में जो हमें आता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। जिसको कंपोनेंट करना आता है उसके लिए रेन मैन की प्रॉब्लम है बहुत आसान। चाहे मैन इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा हो, किसी भी प्लेन पे चल रहा हो, हम सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप बताना चाहेंगे? क्या आप उसका आंसर देना चाहेंगे कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ता है? अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन के अपोजिट, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला या दूसरा? मैन के फ्रेम में रेन जिस डायरेक्शन में आता दिखाई दे रहा होगा, दूसरा वाला। ये कह रहे हैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा वाला लिए हुए? कौन सी ब्रांड लेते हो तुम जो ये कह रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
उन लोगों को 11 तोपों की सलामी। इनको ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको समझ में आ गया कि अम्ब्रेला को इस वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं आपने क्या किया इस सवाल में। देखो मैंने इस तरीके से मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और वर्टिकल एक्सिस को मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। क्या मैं मैन की वेलोसिटी को कंपोनेंट्स फॉर्म में तोड़ के लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जना पूछ रहे थे कि सर रेन तो हमेशा वर्टिकली फॉल होता है। सुनिएगा सवाल, सुनिएगा कि रेन तो हमेशा वर्टिकली फॉल होता है, आपने इस तरीके से एंगल पे फॉल क्यों करा दिया? क्या कोई इनके सवाल का जवाब देना चाहेगा? क्या जरूरी है कि रेन हमेशा वर्टिकली फॉल हो? उस दिन मैंने आपको बताया था, अरे भैया अगर हवा चल रही होगी तो हवा के इफेक्ट की वजह से रेन की दिशा बदल जाएगी। क्या ये बात याद है? ग्राउंड फ्रेम में ये रेन की वेलोसिटी है जो कि वर्टिकल के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या 50 के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 और वर्टिकल कंपोनेंट 30। तो जल्दी से बताएं, रेन की वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? क्या ये हर कोई लिख सकता है? क्या इसी को लिखने में भी डाउट आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की वेलोसिटी भी पता है, मैन की वेलोसिटी भी पता है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास आंसर ये आता है 24 आई कैप माइनस के 42 जे कैप। एक बात बताओ, क्या अगर तुम्हें ये वेक्टर ड्रॉ करने को बोला जाए तो ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर लोगे? इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में बनाऊं उसका हेड? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो क्या इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका हेड बना दिया जाए? एक्स कंपोनेंट 24 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 42 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है मेरे गरीब भाई बंधु? ये एंगल अगर थीटा है वर्टिकल के साथ, तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? आपको समझ में आ रहा है? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस समय 24 और ये है 42। क्या टेन थीटा की वैल्यू 4/7 आ गई? तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उस चिंटू भैया को रेन इस डायरेक्शन में फॉल होती हुई दिखाई दे रही होगी। अरे दे रही होगी। तो अम्ब्रेला को क्या जस्ट इसके अपोजिट खोलना पड़ेगा? अरे जो तुम्हारे पास छतरी है या तुम्हारे चिंटू भैया के पास जो छतरी है, क्या उसको इसके जस्ट अपोजिट ओपन करना पड़ेगा? तो देखो ये थीटा, तो ये थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 4/7। ये एंगल किसके साथ दिया हुआ है? वर्टिकल के साथ। तो देखो यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि टेन इनवर्स ऑफ 4/7 विद वर्टिकल। कुछ लोग आंसर हॉरिजॉन्टल के साथ भी दे देते हैं। अगर आंसर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हो तो क्या गलत है? नहीं, वो भी सही। लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिए हो तो एक बार पढ़ लेना कि वो जो एंगल दिया हुआ है अम्ब्रेला का, वो वर्टिकल के साथ दिया हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है। लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एंगल वर्टिकल के साथ दिया होता है। अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर रखना पड़ेगा? टेन इनवर्स ऑफ 4/7 विद वर्टिकल। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग सॉल्व करके आए और आप लोगों का आंसर सही आ रहा है? क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं? एक जना पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ क्या लिखेंगे? बेटा 90 माइनस थीटा, पढ़े लिखे हो? चलिए बहुत बढ़िया। क्या आज के बाद चिंटू भैया इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहे हो? छाता किस दिशा में खोलना है? क्या ऐसे क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे? क्या ऐसे क्वेश्चन देखते ही छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार्क कर लें इस सवाल को, बहुत अच्छा लगता है भाई ये सवाल हमें। वेलोसिटी ऑफ रेन इन द ग्राउंड फ्रेम, इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है वो ये आ रहा है 5 आई कैप माइनस के 16/3 जे कैप। 5 आई कैप माइनस के 16/3 जे कैप। देखिए इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और इस तरीके के सवाल आपको शीट, रेसेस, टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे सवालों को देख करके हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अगर ऐसे सवालों को, कोई भी सवाल हो, अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक करके करते हैं तो आपके लिए हर सवाल बहुत आसान है।
जैसे कि सिचुएशन को समझिएगा, यहाँ पे आपको दो सिचुएशंस दी हुई है। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। जब मैन 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उससे रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल है या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल। पहली लाइन में ही सवाल का जवाब है बेटा। उसको ऐसा दिख रहा है, किसको, उस आदमी को, कि रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैंने आपको डायग्राम बना करके दे दिया था जिससे सवाल आपके लिए आसान हो जाए, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला डायग्राम नहीं बनाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला सिर्फ लैंग्वेज लिख करके छोड़ दे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फिर उसके बाद क्या बोला गया, अब भैया आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। चिंटू भैया पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब उनकी स्पीड हो गई है 9 मीटर पर सेकंड। फिर बोला गया इस समय रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। इस समय उन्हें रेन 37 डिग्री पे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है? क्या आपको ये दो सिचुएशन समझ आ रही हैं? सिचुएशन को समझने का प्रयास करें। जब चिंटू 5 से चल रहा है तो रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब चिंटू 9 से चल रहा है तो रेन 37 डिग्री के एंगल पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब तक तो क्या होता था, आपने देखा सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब तक के सवालों में क्या होता था कि वेलोसिटी ऑफ रेन इन ग्राउंड फ्रेम दिया होता था, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया होता था, और आपसे पूछा जाता था कि अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करें। इस बार आपसे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ही पूछ ली गई है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ही पूछ ली गई है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा मान लो कि रेन इस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, रेन इस दिशा में फॉल हो रहा है और इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो मैंने कहा मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए है और वर्टिकल कंपोनेंट बी है। देखिए अप्रोच समझिएगा, मैं सवालों को कैसे तोड़ करके करता हूं। अगर आप इस अप्रोच से सवालों को सॉल्व करेंगे, गारंटी दे रहा हूं कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी किताब से उठा लेना आपसे हो जाएगा। मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे लिए अननोन है। मैंने कहा मान लो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा ए है और वर्टिकल कंपोनेंट बी है। क्या आप वेलोसिटी ऑफ रेन को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं? ए आई कैप माइनस के बी जे कैप, ए आई कैप माइनस के बी जे कैप। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? अब देखिएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में चिंटू भैया इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, तो क्या मैं बोल सकता हूं उनकी स्पीड 5 आई कैप। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? ये हम जानते हैं, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या आप ये लिख सकते हैं? जल्दी से बता, क्या आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? तो जल्दी से बताएं, यहां पर ये आपने क्या लिखा, ए माइनस 5 आई कैप माइनस के बी जे कैप, ए माइनस 5 आई कैप माइनस के बी जे कैप। लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या रेन आपको वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक बात बताओ, अगर आपको रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक्स कंपोनेंट 0 रहा होगा? एक्स कंपोनेंट, अगर रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है तो एक्स कंपोनेंट 0 होगा या वाई? इस बात को समझो, एक्स 0 होगा ना भाई। क्यों गर्व साहब, वाई को क्यों 0 कर रहे हो? एक्स को 0 करोगे। तो जब हमने यहाँ पे एक्स कंपोनेंट को 0 किया तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है 5। क्या आपका आधा सवाल सॉल्व हो चुका है? क्या वेलोसिटी ऑफ रेन का आपको एक्स कंपोनेंट पता चल गया है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला केस क्या है? अगला केस क्या है? अब इस समय मैन की स्पीड कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। क्या इस समय आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकाल सकते हैं? आपको वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी पता है। इस समय आप वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन लिखेंगे आप 5 आई कैप माइनस के बी जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और मैन की वेलोसिटी माइनस के 9 आई कैप। क्या आपके पास ये आ गया?
माइनस के 4 i कैप माइनस के b j कैप। क्या आप ये लिख पाएंगे? इसका मतलब ये वाला वेक्टर किस तरीके से ड्रॉ किया जाए? क्या इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा जिसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, x कंपोनेंट 4 और y कंपोनेंट b। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? और आपको बताओ चिंटू को रेन कैसे फॉल होती हुई दिखाई दे रही है? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो इसका मतलब ये tan 37 बराबर 4/b। देखो यहां से ये वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू आ जाती है 16/3 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन इन द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन इन द ग्राउंड फ्लोर। कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं बोल सकता हूं बहुत बड़े चिंटू हैं, नमूने हैं यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि आपने वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरीके से क्यों मान लिया? आपने इसे थर्ड क्वाड्रेंट या सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों कंसिडर किया? आपने इसे इसमें क्यों कंसिडर नहीं किया? सुनिएगा इनका सवाल। सवाल तो अच्छा है, सवाल पूछने की इनको आदत तो है। इनको कोई भी चीज बताई जाए तो सवाल तुरंत पूछ लेते हैं, लेकिन अपने भेजे का यूज नहीं करते। ये कह रहे हैं कि सर आपने ये क्यों माना, आपने ये क्यों नहीं माना? सवाल को सुनिए, सवाल अच्छा है, मुझे सवाल से कोई तकलीफ नहीं है। इन्होंने कहा कि सर वेलोसिटी ऑफ रेन को आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों माना, आपने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं माना? आपने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं माना? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट में मान के भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। दूसरी बात, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन को देख के तुरंत समझ में आ गया था कि रेन ऐसे ही फॉल हो रहा होगा। जरा ध्यान से देखो, चिंटू कहां जा रहा है? आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो रेन उसे वर्टिकली फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। तो पहली वाली कंडीशन तभी संभव हो सकती है जब रेन इस तरीके से फॉल हो रहा हो, क्योंकि जब तुम चिंटू की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ोगे इसमें, तभी तो रेन वर्टिकली आता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो रेन इस डायरेक्शन में फॉल हो रही होती और चिंटू की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ते, तो क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल हो पाता? सोचो आराम से। मेरे को पहली कंडीशन को देखते ही तुरंत समझ आ गया था, ये कॉमन सेंस बोलते हैं, जो बाजार में बिकता नहीं है, ये बादाम खाने से आता है। कहानी क्या थी समझने का कोशिश करिएगा। देखो ये था वेलोसिटी ऑफ रेन, देखना डायग्राम बना दो इसका, वेलोसिटी वेक्टर, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक, जब चिंटू की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, ये कितनी 5 मीटर पर सेकंड थी, उस समय उसे रेन वर्टिकली फॉल होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे भाई? जब उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड थी, 9 का मतलब 5 में कितना और ऐड कर दें? 9 का मतलब 5 में कितना और ऐड कर दें? 4 और ऐड कर दें, 9 बन जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस 4, वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं, तो इस समय उसे रेन इस तरीके से फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। आप अगर ये वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं तो वेक्टर डायग्राम से भी सॉल्व तुरंत किया जा सकता है, वेक्टर डायग्राम से भी सॉल्व तुरंत किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप ये वेक्टर डायग्राम बना पा रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है मैंने चिंटू की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया। पहले 5 जोड़ा तो ये वर्टिकल हो गया, 9 जोड़ा तो 37 डिग्री हो गया। क्या क्लियर है भाई? आपको अब इस सेकंड मेथड और बता दूं, ट्रायंगल मेथड। जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनसे तुरंत हो जाएगा, जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनसे तुरंत हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मुझे क्या एक्चुअल में ये लेंथ फाइंड आउट करनी है ना भाई, मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ। जरा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तुम्हें सिर्फ ये वाली साइड पता है, अगर ये वाली साइड पता चल जाए तो काम बन जाएगा, वो तुम निकाल सकते हो। मान लो ये साइड क्या है y, कितनी है ये साइड y, तो जरा ध्यान से बताना tan 37 की वैल्यू बराबर क्या 4/y लिख सकते हो, क्योंकि 3/4 के बराबर होगी। मेरे हिसाब से यहाँ से y आ जाता है, मेरे हिसाब से यहाँ से y आ जाता है 16/3। क्या आ गया भाई?
क्या आ गया भाई? खत्म हो गया सवाल मेरे गरीब भाई बंदो, खत्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन, जरा ध्यान से देखना, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या दिखाई दे रहा है? तो y आ गया तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये भी वाला सीधा आंसर आ गया 5i कैप माइनस के 16/3 j कैप। अरे नहीं आया गरीबों, अरे नहीं आया गरीबों। सोच रहे हैं सर देखने में अच्छा तो लग रहा है सर, लेकिन मजा आ गया। मजा आया कि नहीं आया भाई? चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। झेल पा रहे हो? बाउंसर तो नहीं लग रहा? अगर बाउंसर है तो बैकफुट पे जाकर के पुल मारने का, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसी के साथ हमारे रेन मैन प्रॉब्लम्स का समापन हो चुका है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है जो आपको समझ आ चुका है। अब हम यहाँ पर अगले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या आप में से सभी पार्ट आपके सही थे क्या? कोई ऐसा है जिसने तीनों के तीनों सही किए हो, तीनों निपटा दिए हो? क्या बात है यार, कम से कम 1.5 तो होना ही चाहिए था, 1 प्लस आधा, 3 में से 1.5 किसी का सही है। चलो बढ़िया, मतलब मेहनत कर रहे हो, बरकरार है, लगे रहो भाई, लगे रहो, संघर्ष जारी रखो। क्या आपको अगली हेडिंग दिखाई दे रही है? फ्लैग फ्लटरिंग प्रॉब्लम्स। फ्लैग फ्लटर का मतलब ये होता है कि जो आपके पास झंडा है, झंडा वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा या किस डायरेक्शन में लहराएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कितने में? 2 मिनट में। देखना ध्यान से। ये VW जो है वो वेलोसिटी ऑफ विंड है, और VM जो है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन। सर यहाँ पे मैन कहाँ से आ गया जब झंडे की बात चल रही है? देखो ये मैन भी हो सकता है, ये कोई कार हो सकती है, या ये बोट हो सकती है। सिंपल सी बात है, झंडा जिसने होल्ड करके रखा हुआ है। अब झंडा या तो ये हो सकता है चिंटू भैया हाथ में पकड़ के रखे, या फिर ऐसा हो सकता है कि चिंटू भैया अपनी कार पे झंडे को लगा ले, या मान लो आजकल बारिश का मौसम है, चिंटू भैया को नाले में स्विमिंग करने का मौका मिला तो अपनी बोट नाले में उतार दी, और नाले में उस नाले के अंदर जो बोट उतारी उस पर झंडा लगा ले। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर ये मैन का मतलब क्या है? मैन का मतलब है जहां पर उस झंडे को होल्ड किया हुआ है, होल्ड मतलब पकड़ के रखा हुआ है। तो आइदर चिंटू भैया खुद पकड़ सकते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपने देखा होगा आजकल लोग जो नेता लोग होते हैं वो अपनी कार में आगे झंडा लगा लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जय हिंद। और मान लो किसी के पास बोट है तो वो अपनी बोट पे लगा लेता है। सवाल ये नहीं है कि झंडा कहाँ लगा हुआ है, झंडा कहीं भी लगा रहे। सवाल आज क्या है, सवाल को सुनिएगा। सवाल ये है कि झंडा किस दिशा में फ्लटर करेगा, झंडा किस दिशा में फ्लटर करेगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले आप उस स्टेटमेंट को लिख लेना। फ्लैग will always flutter in direction of velocity of wind with respect to man। किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ मैन जिस दिशा में होगी, फ्लैग हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लटर करता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड फ्रेम से। यही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसको ये आता है वो ऐसा कोई भी सवाल सॉल्व कर सकता है। याद कर लो, छाप लो। अब तुम्हें लग रहा होगा सर फील नहीं आई, तुम्हें लग रहा होगा कि सर फील नहीं आई, फील हम दिला देंगे, हम है तो फिर क्या गम है मेरे भाई बंधु। एक बात बताओ, मान लो ये आपके पास फ्लैग है, फ्लैग, ठीक, बजरंग दल के लोग हैं भाई, ये आपके पास फ्लैग है। देखिएगा ध्यान से, मान लो अभी आप रेस्ट पे हो, रेस्ट पे, मतलब आपने झंडे को पकड़ रखा है लेकिन आप दौड़ नहीं रहे, आप या आपके चिंटू भैया दौड़ नहीं रहे, और मान लो हवा इस दिशा में चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग इस दिशा में फ्लटर करेगा, जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में फ्लटर करेगा। ये तो तुमने जीवन में देखा हो, कभी देखे हो? हवा जिस दिशा में चल रही है फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। अब सपोज ऐसा हो कि हवा का डायरेक्शन बदल जाए, कुछ समय बाद, एक दिन बाद हवा ने अपना दिशा बदल लिया,
अब हवा इस दिशा में चल रही है, अब हवा इस दिशा में चल रही है, तो बताओ क्या होगा? क्या इस झंडे के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ये जो तुम्हारे हाथ में जो झंडा था, क्या वो झंडा आज भी इसी दिशा में फ्लटर करेगा? किस दिशा में करेगा? क्या विंड की दिशा में करेगा? मेरे क्या ये बात समझ आ रही है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है और ये नासा में यूज की गई होगी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या भाई? बहुत अच्छा। अब मान लो अभी आपने झंडे को होल्ड किया हुआ था और आप रेस्ट पे थे। किस पे थे भाई? रेस्ट पे थे, रेस्ट पे। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज आप भी मूव करना शुरू करना है, या हम ये कहें कि जो झंडा था वो खुद मूव करना शुरू कर दे। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, फोकस करके सुनिएगा। जो झंडा है वो भी मूव करना शुरू कर दे, तो फिर आपसे पूछा जाए कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, तो आप ये कहेंगे कि विंड की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, यही तो बोलोगे, विद रेस्पेक्ट टू फ्लैग। विंड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्लैग जिस डायरेक्शन में होगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तुमने कहा उसको रोक दो। उसको रोकने का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। मतलब अगर मैन मूव कर रहा है फ्लैग को लेकर के, तो फ्लैग को रोक दो ना। और फ्लैग को कैसे रोका जाएगा? क्या हम फ्लैग के फ्रेम में चले जाएं? फ्लैग के फ्रेम में जाने का मतलब है मैन के फ्रेम में चले गए। मैन के फ्रेम में जाने का मतलब क्या हुआ? वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू द मैन। क्या क्लियर है मेरी बात? क्या ये बात मेरी क्लियर है मेरे भाई बंधु? काम की बात जो तुम्हें याद रखनी है, काम की बात जो तुम्हें याद रखनी है, ये वाला चीज। तुम्हें कुछ याद रहे या ना रहे, झंडा कहाँ लगा है ये याद रहे या ना रहे, लेकिन ये चीज याद रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सवाल कैसे पूछा जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक कार है, कार के ऊपर झंडा लगा हुआ है, सुनने का प्रयास करिएगा। कार जो है वो इस दिशा में चल रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार। जो कार है वो ईस्ट दिशा में चल रही है, और जो विंड है वो सपोज नॉर्थ दिशा में चल रही है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? विंड नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, कार ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। आपसे सवाल पूछा गया, ये बताओ कि जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। तो तुम समझदार हो, पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम कहोगे मैं फाइंड आउट करूंगा क्या? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? झंडा जिस पे लगा हुआ है उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बिल्कुल रेनमैन जैसी चीजें नहीं लग रही है। जैसे मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ते थे, उसी तरीके से आज झंडा जहां लगा हुआ है, क्या उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके विंड में जोड़ दें? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा नहीं है कि ये रेनमैन और ये फ्लैग फ्लैटरिंग बिल्कुल सेम एनालॉजी को फॉलो कर रहे हैं? बस वहां मैन हुआ करता था, मैन की जगह यहाँ कौन है? फ्लैग है। वहां रेन हुआ करती थी, या रेन की जगह कौन है? अरे कौन है भाई? ठंडी ठंडी हवा चल रही है मेरे भाई, माहौल का मजा लीजिए पकौड़ी खाते हुए एकदम। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ कार या वेलोसिटी ऑफ फ्लैग को उल्टा करके जोड़ दो। उल्टा करके जोड़ने का मतलब क्या हुआ? देखो विंड की वेलोसिटी ये थी, उल्टा करके जोड़ने का मतलब है ये माइनस। क्या आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं? क्या इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा? ये तो तय है, बीच में ही कहीं आएगा। क्या ये आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार दे रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग हमारा इस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? जल्दी से बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग विल फ्लटर इन दिस डायरेक्शन? क्या आप नोट डाउन कर रहे हैं? क्या आपको चीजें चमक रही हैं? क्या आपको चीजें चमक रही हैं? ऐसा लग रहा है कि सीधे बॉल आपके बैट पे ही आ रही है, आपको कहीं स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपका जहां मन कर रहा है वहां आप इजीली हिट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर भाई, परफेक्ट। क्या सीधे फुल टॉस आ रही है क्या? तो सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचाओ, क्या दिक्कत? क्या आपको समझ में आ गया कि रेनमैन प्रॉब्लम और फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसे प्रॉब्लम है या अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है? इसीलिए रेनमैन के बाद आपको फ्लैग फ्लैटरिंग पढ़ाया गया। जैसे वहां बोलते थे कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो मैं बोलता था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ अगर कोई पूछता है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, तो सभी लोग एक साथ जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जल्दी बताओ? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन।
अब जय माता दी नहीं बोलना भाई, माता जी नाराज हो जाएंगे, चंडी का रूप लेकर के आ जाएंगी बेटा। अभी तो नहाए, बिना नहाए धोए एक तो तुम माता जी का नाम ले रहे हो, कितने दिन से नहीं नहाए, सच सच बता दो बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारी हरकतें पता है। आजकल तो तुम्हारे पास बहाना भी होगा कि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश चल रही है, 3 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, वाह भाई वाह, देखना रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या सवाल करने के लिए तैयार हैं? क्या सवाल करने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, 75 पैसे का सवाल, 2 मिनट का समय, समय शुरू होता है आपका अब। टिक। सवाल सॉल्व करो बेटा, नहीं तो जो तुम ये कह रहे हो ना कि सर हम 4 दिन से नहीं नहाए हैं, अभी यहीं से फेंकेंगे और नाले में डुबकी लगा लगा के नहाओगे फिर तो। बहुत शानदार, परफेक्ट। अभी एंगल वेंगल बताओ, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, ये कौन बोलता है ऐसे? अगर आपने साउथ ऑफ ईस्ट बोला तो गलत है, क्योंकि अगर आप एंगल मेंशन नहीं कर रहे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। पढ़े लिखे नहीं हो क्या बिल्कुल? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक ही डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तुम लोग भी सॉल्व करो। हम भी सॉल्व कर लेते हैं। कार की वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में है तो लिख सकते हैं 12 जे कैप। विंड की वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसे लिख सकते हैं 16 आई कैप। मुझे निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार, जो कि क्या हो जाएगा 16 आई कैप माइनस के 12 जे कैप। 16 आई कैप माइनस के 12 जे कैप। मेरा सवाल का जवाब आ चुका है, आपके बारे में मुझे पता नहीं। विंड की वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है। क्या ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपसे बोला जाए ये वेक्टर ड्रॉ कर दो, क्या ये वेक्टर ड्रॉ कर पाओगे जिसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है? मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। क्या ये आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू कार दे रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 16 और बेटा ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट 12? क्या ये एंगल बता सकते हो थीटा? क्या टेन थीटा निकालना आता है? ईस्ट के साथ टेन थीटा बताओ कितना होगा ईस्ट के साथ? टेन थीटा बराबर 12/16, मतलब 3/4। समझदार हो, देख के समझ में आ गया, 37 डिग्री। इस 37 डिग्री को एंगल के डायरेक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लोग कह रहे हैं वर्टिकल, है 16, ये है बीच में निकाल दिया ये। क्यों भाई नालायको, तुम्हें कुछ भी सिखा लो तुम सीखते नहीं हो क्या? कार की वेलोसिटी को उल्टा करके कौन जोड़ेंगे? चच्चा जी आएंगे क्या हमारे? ये भंडारी साहब, मेहुल भंडारी साहब, तुम पढ़ना शुरू कर दो।
एक तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है और चैट में तुम बराबर लिखते रहते हो। ये जो तुम कलाइयों का यूज कर रहे हो ना, चैट टाइप करते समय तुम्हारी कलाइयां बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। पेपर में नंबर तो आ नहीं पा रहे मेहुल भंडारी जी तुम्हारे, लेकिन चैट में तुम बराबर लिखते हो। और ये कलाइयों का यूज करके कंट्रोल वी बार बार जो टाइप कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी कलाइयां बहुत मजबूत हो जाएंगी। स्क्वायर कट बहुत अच्छे से खेल पाओगे तुम फिर। लाइक चलिए भाई, मुझे उम्मीद है कि सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल पाएंगे, या आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना ये सारी चीज। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। हाँ, आगे बढ़ा जाए। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि आपको क्रिकेट के बारे में कैसे पता है। कैसी गरीबों वाली बात कर रहे हैं, वो तो गलती से भाई क्रिकेटर बन नहीं पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आईआईटी रुड़की की इंटर आईआईटी की टीम में खेला करता था बेटा, आज भी खेलता हूँ। एलन चैंपियन लीग्स होता है ACL, उसमें आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी रेगुलर क्रिकेट प्लेयर हूँ। तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें क्या पता है। पूछ रहे हैं सर बैट्समैन हो या बॉलर। बचपन में तो दोनों था। बचपन में तो बैट्समैन भी था, बॉलर भी था, दोनों काम किया करता था। बैटिंग भी सबसे पहले करता था, बॉलिंग भी सबसे पहले किया करता था। लेकिन समय के साथ फिर मैं बॉलर रह गया, बैट्समैन नहीं बन पाया। फिर बैट्समैन नहीं बन पाया, फिर बॉलर ही बॉलर रह गया। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कभी हमारे साथ भी खेलो। वाह, ये अच्छा मजाक किया तुम लोगों ने। मुझे एकदम एक बात याद आ गई। 2016 का सुनना चाहोगे एक वाक्य। 2016 2016 में मैं एक बैच में पढ़ाता था, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट थे। तो मैंने उनको भी ऐसी कहानी बताई क्रिकेट के बारे में, अपने बारे में। तो अब तुम्हारी एज वालों को लगता है वो बहुत बड़े क्रिकेटर रहे होंगे या बहुत अच्छे। तो कहते हैं सर एक बार मैच रख लो हमसे, सर एक बार मैच रख लो, ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे हो तुम लोग, क्या खेलूंगा तुम्हारे। अरे सर एक बार मैच तो रखो यार। अगर आप फेसबुक पे जाकर के देखोगे तो कहीं पे आपको फोटोज भी दिख जाएंगे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि चलो जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक मैच रखा जाए। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो एक मैच रखा जाए। तो मुझे याद है 2017 में उनका शायद सिलेबस कंप्लीट हुआ जनवरी एंड में, 2017 के जनवरी एंड में शायद, है ना। तो उन लोगों की बहुत जिद थी, अरे सर एक बार मैच खेल तो लो, हम दिखा देंगे आप कितने बड़े क्रिकेटर हो। मैंने कहा रहने दो बेटा। मैंने खूब समझाया, जैसे तुम उछल रहे हो ना अभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की तरह, बिल्कुल वैसे ही वो उछल रहे थे। अरे सर रख लो। मैंने कहा अरे सर मैं यहाँ पे स्टेट में खेला हूँ, मैं ये खेला हूँ, मैं इस क्लब में खेलता था। मैंने कहा तुम कहीं भी खेले हो, लेकिन तुम्हारे सामने जो आज खिलाड़ी खड़ा हुआ है ना वो बहुत बड़ा खिलाड़ी। अरे सर ये वो। तो फाइनली 2017 में हमने कहा चलो मैच रख लेते हैं। दो टीमें बनाई गई, एक टीम का कैप्टन मैं था, दूसरी टीम के कैप्टन वो स्टूडेंट्स वगैरह थे। ऐसा मैच शुरू हुआ। भाई बॉलर तुम्हारा। जब मैंने बॉलिंग करना शुरू करी, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स थे, मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स थे, भाई उनको बॉल दिखाई तक नहीं दी। मतलब उनको बॉल दिखाई नहीं दे रही थी, खेलना तो बहुत दूर की बात है। मतलब एक या दो मैच के बाद दे हैव रियलाइज्ड कि अरे यार सर गलती हो गई सर, क्षमा कर दीजिए सर, कहीं बॉल वॉल लग वग ना जाए। मतलब पूरी टीम को 8 ओवर में निपटा दिया, पूरी टीम को 8 ओवर में ही निपटा दिया। और उसके बाद बैटिंग, अब ऑब्वियस है कैप्टन हम ही थे। हमने कहा बॉलिंग भी हम पहले करेंगे, बैटिंग भी पहले करेंगे। बैटिंग पे उतरे, आखिरी तक खेलते रहे, कोई आउट ही नहीं कर पाया। पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद बेइज्जती बहुत फील हो रही थी उनको, क्योंकि पिछले एक साल से बहुत कूद रहे थे। उनको फिर रियलाइज हो गया कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि जैसे वो है वैसे ही दुनिया हो। एक स्टूडेंट बोल रहा है अरे सर झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली क्या, एक्चुअली वो लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से झूठ बोलते रहे। तो जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। तो मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ ना तो उनको ऐसा लगता है अरे सर आप झूठ बोल रहे हो। अरे एक काम करना, मैं तो क्या झूठ बोलूंगा, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। मुझ जितना तुम्हें रियलिस्टिक बंदा मिलेगा नहीं, ठीक है। एक काम करना, अगर समय मिले तो फेसबुक पे जाना, फेसबुक पे, ठीक है। और 2017 फरवरी या जनवरी के फोटोज देखना, ठीक है, अगर टाइम मिले कभी। तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ठीक है।
चलिए क्लास स्टार्ट कीजिए। अभी अपने बारे में बताना शुरू कर दिया ना बेटा, तो 4 दिन लग जाएंगे और मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। छोटे से बच्चे हो तुम, अभी तुम्हें भाई के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और मैं बता करके तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, और मैं ज्यादा कुछ बताना भी नहीं चाह रहा क्योंकि तुम गरीब हो यार, तुम गरीब हो। तुम्हें फिजिक्स के 2 सवाल तो तुमसे हो नहीं पाते हैं और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो। क्यों राजीव रंजन साहब, ये दुनिया तुम्हारी जैसी है क्या? किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हें आइडिया लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारे साथ भी खेल लीजिए। बिल्कुल खेलूंगा, एक बार आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद मैच रखते हैं तुम लोगों के साथ। जो लोग सेलेक्ट होंगे उनके साथ मैच रखा जाएगा पक्का, डन मेरी तरफ से। ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद एक मैच रखते हैं। ठीक है, और पूरा स्पॉन्सर मैं करूंगा, टेंशन मत लो तुम। हारे तो भी और जीते तो भी टेंशन, बताओ तुम्हारा ही फायदा है, हारने में भी और जीतने में भी। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जो मूव करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और भाई लोगों अब आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगले 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल माहौल बना करके शांति से सुनते रहिएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ, बस उसी कॉन्सेप्ट पे हम रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस पर आपको क्वेश्चंस भी बहुत मिलेंगे। अगर आपने शीट और रेसेस देखी हो तो आपको वहां पे भर भर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे रिवर बोट के। ठीक है, मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अब आप लोग अगले 10 मिनट तक चैट में कुछ भी टाइप मत करिएगा, फोकस होकर के ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 10 मिनट आपके बहुत अच्छे निकल गए तो गारंटी है आपसे सवाल बन जाएंगे। देखिएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। सबसे पहला केस, मैं केस नंबर 1 यहाँ लेने जा रहा हूँ। देखिएगा, चिंटू भाई साहब, उनके पास एक नाव है, बारिश का मौसम है, उनके घर के बगल में एक तालाब है। तालाब मतलब समझते हैं, पॉन्ड। पॉन्ड में पानी चलता है या रुका हुआ रहता है? तालाब में पानी फ्लो करता है या रुका हुआ रहता है? पहले मुझे ये बताओ। रुका हुआ रहता है, मानते हो इस बात को? मतलब पॉन्ड इज लाइक अ स्विमिंग पूल, देसी स्विमिंग पूल है भाई चिंटू भैया का अपना, घर के बगल में। तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स काफी पढ़ लिए थे और लोड भी बहुत चल रहा था, तो उन्होंने एक दिन सैटरडे के दिन अपनी बोट निकाली और उस बोट में बैठे। ये बोट आपको दिखाई दे रही होगी, और इस बोट को इस डायरेक्शन में चलाना शुरू किया। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर पानी रुका हुआ है तो चिंटू भैया को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बोट जिस डायरेक्शन में चलाना चाहेंगे, बोट आराम से उस दिशा में चलती रहेगी। तो चिंटू भैया इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस बोट की जो वेलोसिटी है वो v है। एक बात याद रखना कि हम जब भी आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो बोट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब मैं अगर आज के बाद बोलता हूं ये बोट की वेलोसिटी है, तो मैं बोट की वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी है, ध्यान से सुनिएगा, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या मैं बोल सकता हूं ये रुके हुए पानी में? बात समझ पा रहे हैं? या फिर इसी बात को ऐसे भी बोला सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी बताएं फटाफट। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, अगर मान लो रिवर फ्लो कर रहा हो सपोज, तो अगर आप उसके फ्रेम में चले जाएंगे तो वो रुक जाएगा। आप उसके फ्रेम में चले जाएंगे तो वो रुक जाएगा। क्या इतना क्लियर है आपको? हाँ, देखिएगा ध्यान से, बोट इस डायरेक्शन में चल रही है और मैं यहाँ पे ये जो वेलोसिटी दी हुई है, क्या मैं इस वेलोसिटी को यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोल सकता हूँ? और मैं बोल सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड क्या है v। अभी बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया हुआ है, इस बात को समझिए। हेडेड करने का मतलब है कि बोट का जो फ्रंट है वो जिस डायरेक्शन में हेडेड है, क्या बोट अभी उसी दिशा में चल रही होगी? क्या अभी बोट उसी दिशा में चल रही होगी? बिल्कुल चल रही होगी।
क्योंकि भैया पॉन्ड है, तालाब में पानी रुका हुआ है, तो तुम जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन याद रखिएगा ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर है, या इसी को बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब चिंटू भैया ने क्या किया, अपनी बोट रिवर में कुदा दी। वैसे तो नाला है, लेकिन छोटी गंगा समझ के चिंटू भैया ने अपनी बोट को, केस नंबर 2 को देखिएगा, केस नंबर 2 को देखिएगा जरा ध्यान से, इस समय रिवर में उतार दी है। और ये जो रिवर है, रिवर बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। रिवर तो फ्लो करेगा ही करेगा, ये नदी है और नदी में पानी फ्लो कर रहा है, और रिवर की जो वेलोसिटी है वो u दी हुई है। क्या दी हुई है आपको? u दी हुई है। अब देखना, अब चिंटू भैया ने अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चलाना शुरू किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर चिंटू भैया अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो ग्राउंड से देखने पे क्या चिंटू भैया की बोट इसी डायरेक्शन में चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जब रिवर फ्लो कर रही है, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, जब रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर के फ्लो करने की वजह से ये बोट इस डायरेक्शन में तो नहीं जा पाएगा। क्या ये बोट किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा? इस बात को समझो, चिंटू ने अपनी बोट इस डायरेक्शन में चलाना शुरू तो की है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से देखने पर, ग्राउंड फ्रेम में क्या ये बोट इस डायरेक्शन में कहीं जा रही होगी? पहले ये बताओ, क्या इस डायरेक्शन में कहीं जा रही होगी? ये बात समझ में आ रही है? ऐसा ऊपर वाले केस में तो नहीं हुआ था, ऐसा यहाँ हुआ था क्या भाई? पहले वाले केस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले वाले केस में? क्योंकि पहले वाले केस में रिवर फ्लो ही नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में, सुन लेना, ग्राउंड फ्रेम में अगर चिंटू का भाई पिंटू यहां पर खड़ा हुआ है, यहां पर, तो उसको बोट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? जस्ट टेल मी, उसको बोट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में? क्या सेकंड वाली डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? अब मैं आपको यहाँ एक बात बताने जा रहा हूं जो कि ब्रह्मास्त्र है इस क्वेश्चन का। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर? क्या ये बात समझ आई? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। क्या मैं इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर मैं यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई है? यहाँ पे 3 एजेंट है। कौन कौन है एजेंट? 3 एजेंट है, एक रिवर की वेलोसिटी, एक बोट की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ रिवर, और ये है ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी। क्या आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बोट की जो वेलोसिटी है वो इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है? इन दो वेलोसिटीज में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन दो वेलोसिटीज में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये व्हाट इज वीवी? कैन यू टेल मी व्हाट इज वीवी? व्हाट इज दिस वन? दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी of boat, actual velocity of boat in ground frame. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात ये समझ पा रहे हैं आप? एक बात बताओ, पिंटू कहां पर है? पिंटू कहां पर है बेटा? क्या ये पिंटू तुम्हारा ग्राउंड पर है? क्या ये पिंटू तुम्हारा ग्राउंड पर है? इस पिंटू को बोट की कौन सी वेलोसिटी दिखाई देगी? बस मुझे इस बात का जवाब देना। पिंटू को बोट की वेलोसिटी ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, या ये दिखाई देगी? कुछ लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये दिखाई देगी। अबे नालाई को, जो ग्राउंड पर है उसको यही तो दिखाई देगा।
और दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो आप लोग? देखना, वेक्टर वेक्टर डायग्राम बना के समझाता हूं। आपने अपनी बोट को इस डायरेक्शन में चलाना शुरू किया, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। और ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इसके बीच में कहीं आएगा? इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट क्या इसके बीच में कहीं आएगा? तो इसके बीच में जहां भी आएगा ये आपको क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके पास तीन वेलोसिटीज हैं, इन तीन वेलोसिटीज में क्या डिफरेंस है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ग्राउंड से देखने वाले इंसान को क्या दिखाई देगा? ये वेलोसिटी। और चिंटू को बोट की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? कैन यू टेल मी, चिंटू कहां बैठा हुआ है? क्या चिंटू बोट के अंदर बैठा हुआ है? और बोट रिवर के अंदर है, तो चिंटू को जो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी, चिंटू को नहीं, सॉरी, रिवर के फ्रेम में जो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी वो ये दिखाई दे रही होगी। यहां तक ये बताओ, क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? जस्ट टेल मी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या ये वेक्टर डायग्राम आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो, आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं जनरली स्टैंडर्ड नोटेशंस बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बनाऊंगा। जब भी मैं रिवर की वेलोसिटी लिखूंगा तो यू से लिखूंगा। और बेटा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा वो वी लिखूंगा। देखो, आप अपने बोट को किसी भी डायरेक्शन में हेड कर सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो बोट को इस डायरेक्शन में चला सकते हो, आप चाहो तो बोट को इस डायरेक्शन में हेड कर सकते हो। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि आप इसका डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो या नहीं। अब देखना, क्या ये बात समझ आ गई आपको? ये वाली बात पहले बताओ, क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। नहीं समझ आई ये वाली बात? ये बिल्कुल गधे हो क्या तुम लोग यार? हाँ? मतलब आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता कि इस वेलोसिटी ऑफ रिवर को इधर ले जा करके लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? यार क्या कर रहे हो यार? नीट की तैयारी कर लो तुम लोग। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि इससे ये स्टेटमेंट कैसे लिखा गया है। नीट वीट की तैयारी करो यार तुम लोग, कहाँ आईआईटी वाईआईटी की तैयारी कर रहे हो यार? तुम्हें प्लस माइनस करना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मेरे को बोल रहा है कि सर यहां से ये कैसे लिख दिया? सीरियसली, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम एंड यू आर आस्किंग कि सर इससे ये वाला स्टेप आपने कैसे लिख दिया? आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू यार। आपको किसने बोल दिया? लीव इट यार, मैं आपके घटिया सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, सॉरी फॉर दिस। आई एम a mentor for those students who are JEE aspirants. Okay, आप जो एक घटिया सवाल पूछते हैं कि सर इस स्टेप से ये स्टेप आपने कैसे लिख दिया, आई कांट एक्सप्लेन इट। आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो लीव इट यार। आपको मैं यहाँ एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूं।
हाँ देखिएगा बेटा, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है उसका मैग्नीट्यूड u है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब इन फ्रेम ऑफ रिवर जो वेलोसिटी है वो आपको v है। जनरली क्वेश्चंस में आपको ये दो डेटा दिए होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो भी डेटा दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ ऑफ द रिवर या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वो ग्राउंड फ्रेम में दिया होता है, तो हम क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करते हैं। तो हमें बोट की वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम में पता होनी चाहिए। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि बोट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा, क्या इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखो बोट की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में ये है, और रिवर खुद इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में बोट किसी इस दिशा में जाएगा। तो इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूं, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा वही डायरेक्शन क्या मुझे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट देगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि रिवर के फ्लो करने की वजह से एक्चुअल वेलोसिटी बोट की चेंज हो जाएगी। ये बात आप फील भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि रिवर फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बस ये दो वेक्टर्स का ही खेल है। अगर ये खेल आपको समझ में आ गया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी क्या होगी, इट इज द वेक्टर समेशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स, ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट इन द ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। और हम यहाँ पर सभी वेलोसिटीज को कांस्टेंट मान रहे हैं, एक्सेलरेशन हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि एक्चुअल पाथ ऑफ अ बोट ग्राउंड फ्रेम में, हु विल डिसाइड द एक्चुअल पाथ, इन तीनों में से कौन एक्चुअल पाथ डिसाइड करेगा? वेलोसिटी ऑफ बोट। एंड बोट इज हेडेड, ये इंपॉर्टेंट बात है, बोट को जिस डायरेक्शन में हेडेड किया गया है, या हम ये कह सकते हैं बोट का जो आगे वाला पॉइंट है, ये वाला आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला पॉइंट जिस डायरेक्शन में हेडेड किया गया है वो आपको किसका डायरेक्शन देगा? दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। जैसे आप देख पा रहे हैं आपकी बोट को क्या इस डायरेक्शन में हेडेड किया गया, तो इसी डायरेक्शन में ये हेडेड रहते हुए इस तरीके से चल रही होगी, इस तरीके से, लाइक दिस, आगे बढ़ रही होगी। हेड हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, हेड हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन बोट इस पाथ पे चल रही होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, ये दो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत बड़े की पॉइंट रहेंगे कि बोट इज हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ VVR। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब देखिएगा यहाँ पर दो टर्म आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये आपने 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ा होगा, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, इसको हम इस चीज से आसानी से कनेक्ट भी कर पाएंगे। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिवर है, ठीक, आपके पास एक बोट है और ये बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर सपोज 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, ये बोट ए है, ए, और एक बोट बी है, बी, क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक। दो बोट हैं, एक बोट ए और बी, दोनों बोट की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में विद रेस्पेक्ट टू रिवर। अगर मैं बोलता हूं रिवर के फ्रेम में, इसका मतलब समझ रहे हैं, रिवर का फ्रेम का मतलब है कि अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा होता, समझ जाओ, वो तालाब, क्या तालाब तुम्हें याद आ रहा है? क्या वो तालाब तुम्हें याद आ रहा है? उस तालाब में, या हम ये कह सकते हैं अगर ये नदी फ्लो नहीं कर रही होती तो इन बोट्स की वेलोसिटी ये होती, लेकिन अभी यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं भाई लोगों ये बात? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन डाउन स्ट्रीम जा रहा है और कौन अप स्ट्रीम जा रहा है। कैन यू टेल मी हु इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड हु इज गोइंग अप स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, अगर आपकी बोट उसी डायरेक्शन में चल रही हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, क्या बेटा ए अभी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और क्या बी अभी अप स्ट्रीम में जा रहा है?
एक बात बताओ मुझे, तुम्हें अगर मौका मिले नाव चलाने का, तुम नाव कैसे चलाना चाहोगे? डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में? किसमें तुम्हारे को ज्यादा फायदा होगा? समझदार हो। चिंटू भैया को अगर मौका मिले तो डाउन स्ट्रीम में चलाएंगे या अप स्ट्रीम में चलाएंगे? ये डाउन स्ट्रीम में फायदा है। क्यों फायदा है? मतलब अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम में फायदा, फायदा किस बात का है? फायदा इस बात का है कि जो रिवर है वो रिवर भी उसकी हेल्प करेगा उस नाव को चलाने में, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी भी तो ऐड हो जाएगी ना। तो अगर आप डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में बोट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या रहेगी। वैसे आपने पढ़ा था, लेकिन आज वाला जो मेथड पढ़ा है, क्या मैं इस मेथड से ऐसे लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर? क्या इस समय मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 4 + 3? ये आपको दिखाई दे रहा है 7 मीटर पर सेकेंड? क्या आपको दिखाई दे रहा है? आलसी लोग हैं, वैसे भी हिंदुस्तानी लोग हैं, आलसी लोग हैं भैया। सिंपल सी बात है, डाउन स्ट्रीम में चलेंगे, मेहनत कम लगेगी। एक बात बताओ, ग्राउंड से देखने पर, यही बात आपको समझा रहा था ऊपर, ग्राउंड से देखने पर उस बोट की वेलोसिटी मुझे 4 दिखाई देगी क्या, 3 दिखाई देगी या 7 दिखाई देगी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए इन द ग्राउंड फ्रेम? वेलोसिटी ऑफ बोट ऑफ ए इन द ग्राउंड फ्रेम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या ये बात समझ आ चुकी है? उसी तरीके से अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अप स्ट्रीम की बात, अब मैं आपसे बी की वेलोसिटी पूछ रहा हूं, बी की वेलोसिटी है ना, ग्राउंड फ्रेम में उस बोट की वेलोसिटी पूछना चाह रहा हूं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? 3 आगे है, 4 पीछे है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो -4 + 3। क्या आप यहाँ पे -1 लिखोगे? -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ग्राउंड से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी? ग्राउंड से देखने पर बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या समझ में आया? इन वेलोसिटीज में और एक्चुअल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? क्या ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, क्या ये भी क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम होती है बेटा? कैन यू टेल मी, ये दोनों वेलोसिटी सेम होती है क्या? नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी, ये इन दोनों पे डिपेंड कर रही है? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्चुअल वेलोसिटी पहले 7 और बाद में -1। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि बोट को हमने किस डायरेक्शन में हेडेड किया हुआ है। बोट को हमने किस डायरेक्शन में हेडेड किया हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू? चलिए, अभी तो मैंने अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम चलाया, ठीक है। पहले इस टॉपिक को खत्म करूंगा, डिस्कशन को होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्कशन बहुत ज्यादा है नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही है। देखें ध्यान से, अब मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ, और ये जनरल एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चन तो आपने बचपन में भी सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद होगा, या चिंटू भैया का मेन मकसद क्या है, इस नदी को पार करना। चिंटू भैया का मेन मकसद क्या है, इस रिवर को क्रॉस करना। तो रिवर को क्रॉस करना है तो ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम चल के तो काम चलने वाला है। डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम पे काम तो चलने वाला है नहीं। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और मान लो रिवर की वेलोसिटी है बेटा u। क्या है? u। ठीक, मैंने अपने बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपनी बोट को इस डायरेक्शन में हेड किया, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और मान लो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का जो मैग्नीट्यूड है वो v है। पहले ये बताओ, इतना समझ आ गया? ये डेटा आपको दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, दिस इज l। यहाँ पे l क्या है? l, व्हाट इज l? l इज द विड्थ ऑफ द रिवर।
L is the width of the river। इतना समझ आ चुका है? पहले बताओ, हम सवाल को सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि हमें जो भी डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जैसे ये विड्थ ऑफ द रिवर, ये सारी चीजें हमें ग्राउंड फ्रेम में दी होती है। बोट यहाँ से स्टार्ट हुई बेटा, सपोज मैं अलोंग द रिवर फ्लो, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, और इस डायरेक्शन को बेटा मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ। क्या आप मुझे ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बता सकते हैं? मैं आपको बता दूं, सवालों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सवालों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो भी आपको वेलोसिटीज दी हुई है, जो भी डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। उसको किस फॉर्म में लिख लें? आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख लें। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इफ आई विल आस्क यू, कैन यू टेल मी द वेलोसिटी ऑफ रिवर इन कंपोनेंट फॉर्म, क्या मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर को यू आई कैप लिख सकता हूँ? और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये इसका मैग्नीट्यूड आपको v दिया हुआ है, v का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा या cos थीटा? v cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा। जल्दी से बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे? मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? क्या ये कंपोनेंट करना आते हैं? लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है एक्चुअल वेलोसिटी इन द ग्राउंड फ्रेम। और ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? बोट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड फ्रेम में? क्या इन दोनों का वेक्टर समेशन होगा? जिसको कंपोनेंट करना आते हैं, देखो कंपोनेंट करने के बाद चीजों को ऐड करना आसान है या टफ है? जिसको कंपोनेंट करना आते हैं, क्या वो वेक्टर्स को इजीली ऐड कर सकता है? आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल हलवा चीजें चल रही हैं। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पे जैसे ही इन दोनों वेक्टर्स को बेटा ऐड करोगे तो तुम्हारे सामने एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा? एक्स कंपोनेंट u प्लस वी साइन थीटा आई कैप बनेगा, और y कंपोनेंट क्या बनेगा? v cos थीटा j कैप। इतना बताओ जल्दी से, ये समझ में आया कि नहीं आया? u प्लस वी साइन थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्राउंड फ्रेम में ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है? क्या ये तुम्हें नहीं लग रहा बिल्कुल सस्ता वाला चूरन है? क्या तुम्हें लग रहा है कि ये बिल्कुल सस्ता वाला चूरन है? अभी एकदम लाइन पे आ गए सब लोग, बिल्कुल एक बार अच्छे से माहौल बना दिया, सब लोग लाइन पे आ गए। परेशान कर देते हैं नालायक। जरूरत है तुम लोगों को, है ना? अब सब कुछ समझ में आ रहा है इन लोगों को। सर ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सर प्लस कैसे किया? सर माइनस क्यों कर रहे हो? सर ये कैसे किया? नालायकों को दो घूंसे पड़ते हैं, बिल्कुल खौफ में आ जाते हैं। खौफ बहुत जरूरी है भाई, का खौफ बरकरार रहना बहुत जरूरी है। अब सब क्लियर है? क्रिस्टल क्या लिख रहे हैं सर? क्रिस्टल का स्क्वायर एकदम परफेक्टली क्लियर है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले ये बताओ, देखो एक्चुअली में क्या है कि तुम लोगों को अपना ज्ञान देना होता है, और मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है भाई, इतना एक्सपीरियंस है, लोगों के इतने रिव्यूज है कि मुझे पता है कि अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हर चीज समझ आ जाएगी। लेकिन आपको बिलीव ही नहीं है। अभी ऑफलाइन में होते तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहते और सारी चीजें उतारता जाता, धीरे धीरे सारी चीजें समझाता जाता। ऑनलाइन में कुछ भी टाइप करते रहते हो नालायक। पहले ये बताओ, इतना समझ आ गया? ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। एक बात बताना गरीब भाई बंधु, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, है या नहीं है? और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ही कहीं आएगी। ग्राउंड फ्रेम से देखने पे जो वेलोसिटी है, क्या वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी? क्या ऐसे कहीं आएगा बेटा? तो जो इंसान जमीन पर खड़ा हुआ है उसको बोट किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी? उसको बोट क्या इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही होगी? तो देखना, मान लो बोट कुछ समय बाद इधर पहुंच गई, कुछ समय बाद इधर पहुंच गई। जिस पॉइंट से बोट चली थी मान लो उसको ओरिजिन बोला, ओरिजिन।
बोट यहाँ पहुंच गई, मान लो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला है, ये वाला डिस्टेंस ये है एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे फटाफट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट विड्थ के बराबर होगा? वाई कोऑर्डिनेट विड्थ के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इस एक्स का एक नाम है जिसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए, इसे क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट। अब आपसे यहाँ पे जनरली दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल टी। टी क्या है? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और दूसरा पूछा जाता है आपसे ड्रिफ्ट। एक बात बताओ मुझे, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पता है या वाई एक्सिस के अलोंग पता है? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी? आपको पता है जब अगर आप रिवर को क्रॉस कर चुके हो तो वाई एक्सिस के अलोंग आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वो एल के बराबर होगा? क्या वो एल के बराबर होगा? क्या मेरे गरीब भाई बंधुओं को ये बात बहुत प्यार मोहब्बत से समझ आ रही है? क्या दो घूंसे मारने की जरूरत है तुम नालायक हो? क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर होगा? आपने 2D पढ़ा हुआ है। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पता है क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी बताओ क्या है? v cos थीटा। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा टाइम बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट है l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी v cos थीटा। ओहो बहुत टफ है क्या भाई? क्या बहुत टफ है क्या ये? बहुत अच्छे। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट इज द ड्रिफ्ट? कैन यू टेल मी द ड्रिफ्ट? क्या ड्रिफ्ट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस? और x एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, ux इनटू t। ux की वैल्यू तुम्हें दिखाई दे रही होगी, u प्लस v साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, t की वैल्यू l अपॉन v cos थीटा। क्या ये समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? जल्दी से बताओ फटाफट। रोशन कुमार पूछ रहे हैं कि सर x कंपोनेंट तो v cos थीटा होगा। रोशन कुमार, मैंने यहाँ पे जो थीटा एंगल लिया है ना बेटा, ये थीटा एंगल मैंने y एक्सिस के साथ लिया है। क्यों रोशन? तुम्हारी आंखों में तो बहुत रोशनी होनी चाहिए, तुम्हें हर चीज बहुत क्लियरली दिखाई देनी चाहिए रोशन। यहाँ पे जो थीटा एंगल लिया है वो मैंने एक्स के साथ नहीं लिया है बेटा, थीटा जो एंगल है वो वाई के साथ लिया है। आप चाहते तो एक्स के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ यहाँ तक? कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, बस ये बताओ कि ये समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया। तो मैं एक बात यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक्चुअल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? y कंपोनेंट। और ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? x कंपोनेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करें इसे फटाफट से, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ब्रह्मास्त्र है इस सवाल का। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is responsible for crossing the river. And the next x component, इसको uy ux ही लिख लेते, नहीं तो कहोगे ये vy क्यों लिख दिया, uy और ये ux। ux is responsible for drift। क्या इतनी बात समझ आ गई है? हाँ दीप जायसवाल, मुझे पता है कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास है यार, 10 बार क्यों बताते हो एक ही बात को? केमिस्ट्री की क्लास है, जाओ केमिस्ट्री पढ़ो ना जाकर के। केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है, पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं मैं?
यार मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, मुझे मत बताया करो। आई नो वेरी वेल कि आपकी इसके बाद किसकी क्लास है और मुझे पता है मुझे अपनी क्लास कब छोड़नी है। यू डोंट नीड टू टेल मी। अगर आपका मन नहीं लग रहा जस्ट लीव इट यार, यू कैन एग्जिट, इट्स योर पर्सनल चॉइस। इरिटेट कर देते हैं यार, वो नहीं तुम लाइक कि तुम्हें मैं पढ़ाऊं, यू डोंट डिजर्व इट। कैन यू टेल मी, जल्दी से बताओ कि y कंपोनेंट क्या रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर क्रॉसिंग द रिवर और x कंपोनेंट होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। इतनी बात समझ आ गई है? अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने जो भी चीजें ऊपर करी हैं इसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, इसमें से तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला याद करना है। तुम्हें क्या याद करना है वो सुन लेना। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होगा। क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिए हो, सबसे पहला स्टेप, ऑलवेज फाइंड द वेलोसिटी इन द ग्राउंड फ्रेम। हमेशा ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। वो कैसे करोगे? सभी वेलोसिटीज को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख दो। सभी वेलोसिटीज को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिख दो। क्या आप ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाओगे? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? बात खत्म। इसके बाद याद रखना कि x कंपोनेंट ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और y कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम कितना लगा? L विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट। ड्रिफ्ट कितना हुआ? ux into t। काम खत्म। कोई फॉर्मूला कहीं कहीं याद नहीं करना, कोई फॉर्मूला कहीं पे याद नहीं करना है। क्या क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमने ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्यों निकाली। याद रखना, जैसे विड्थ ऑफ द रिवर या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, हमें जो भी डिस्टेंसेस वगैरह दिए होते हैं वो ग्राउंड फ्रेम में दिए होते हैं। ऑल डेटास आर गिवन इन ग्राउंड फ्रेम। सारा डेटा हमें ग्राउंड फ्रेम में गिवन होता है, इसीलिए वी ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम। क्या गरीब भाई बंधुओं मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है? आपको हमेशा क्या करना है? ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसको x और y कंपोनेंट में तोड़ना है। क्या आप इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे? चलिए एक सवाल आपको देता हूं, फटाफट सॉल्व करने के लिए तैयार है? एक सवाल आपको देता हूं कि आप सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? चलिए ये सवाल आपके सामने मैंने लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट बतानी है इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी क्या होगी? एक बात बताओ, ये बोट इस डायरेक्शन में हेडेड है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोट इस डायरेक्शन में पॉइंटेड है और ये वेलोसिटी 5 दी हुई है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? इसका मतलब बोट जिस डायरेक्शन में हेडेड होता है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम या वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ रिवर। क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड 5 है? मेरे हिसाब से सवाल खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से सवाल खत्म हो चुका है, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। जल्दी से तोड़ के लिख लो इसको। 5 cos 37 4 i cap plus 3 j cap वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 i cap। वेलोसिटी ऑफ बोट बताएं जल्दी से क्या होगी? क्या इन दोनों का वेक्टर समेशन कर दें? 7 i cap plus 3 j cap। क्या आंसर आ चुका है? ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देख रहा है, सुन लेना ध्यान से, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देख रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में बोट की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 7 दिखाई देगा और वर्टिकल कंपोनेंट 3 दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको 7 दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो ये कंपोनेंट आपको 7 दिखाई देगा। इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो ये कंपोनेंट आपको 3 दिखाई देगा। मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे? अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता मेरे भाई बंधुओं हो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। जो तरीके बता रहा हूँ, जो डायरेक्शन बता रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया, दुनिया का कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आ जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। क्या कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद क्या ये सवाल हलवा है? एक और क्वेश्चन करना चाहोगे?
5 मिनट का और समय लूंगा। एक क्वेश्चन और करना चाहोगे? करो या मत करो, मैं करा रहा हूं। ये रहा, 1 मिनट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़ें फटाफट से। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड 4 है और वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड 3 है। ये क्वेश्चन अभी करो और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। बोट इज हेडेड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। बोट इज हेडेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। कैन यू टेल मी ये किसका डायरेक्शन बता रहा है? ये किसका डायरेक्शन बता रहा है मेरे भाई बंधु? क्या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर बता रहा है? सवाल को समझने का प्रयास करें। वो क्या कहना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है भाई, ये कहना चाह रहा है रिवर फ्लो के। और रिवर तो आपको पता ही है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सवाल आपके लिए हलवा हो चुका है। What is your first step? What is your first step? Just tell me, क्या सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है? पहला स्टेप क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालेंगे? क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट बताओ फटाफट से, क्या लिखेंगे? मेरे हिसाब से वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड फ्रेम में बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप आ जाती है। 3i कैप प्लस 4j कैप आ जाती है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड 5 आ जाता है। इसमें किसी को कोई तकलीफ? इसमें किसी को कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया। अब बताना नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा? टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर? आपको क्वेश्चन में मेंशन है 60 मीटर। एक बात जल्दी से बताएं, रिवर को क्रॉस करने के लिए इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? रिवर को क्रॉस करने के लिए एक्स कंपोनेंट जिम्मेदार है या वाई कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट जिम्मेदार है या वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट जिम्मेदार है। तो टाइम बराबर हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन वाई कंपोनेंट। क्या मेरे हिसाब से आपका जवाब आ चुका है 15 सेकेंड। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बिल्कुल हलवा है भाई? क्या हलवा है या नहीं है? 12 सेकंड नहीं आएगा, 15 आएगा। जो 12 लिख रहे हैं वो गलत लिखे थे। ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट? x कंपोनेंट। 15 सेकंड में रिवर क्रॉस हुई और x एक्सिस के अलोंग चल रहे थे 3 से, तो डिस्टेंस बराबर लिखेंगे 15 × 3 कितना? 45 मीटर। यार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिए गए? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान बना दिए गए? लड्डू है भैया, लड्डू। तो पता है ग्राउंड फ्रेम में देखना ध्यान से, मैं इसको डायग्राम से आपको फील दिलाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा फील भी ले लेते हैं, फील लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। ग्राउंड फ्रेम से देखने पर हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हमारी बोट इस डायरेक्शन में चल रही है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर कोई आदमी ग्राउंड से देख रहा है तो उसको बोट की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी दिखाई दे रही होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। और जब बोट यहां पर पहुंचेगी, यहां पर, तो ये डिस्टेंस जो है वो 45 मीटर हो जाएगा। देख रहे हो तुम? बेचारे चिंटू भैया चाहते थे यहां पहुंचना, लेकिन उन्होंने फिजिक्स ध्यान से नहीं पढ़ी थी। उन्होंने फिजिक्स ध्यान से नहीं पढ़ी थी। उन्होंने सोचा कि इधर पहुंचना है तो अपनी बोट को इस डायरेक्शन में कर दिया और उन्होंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। लेकिन वो यहां पहुंचेंगे या यहां पहुंचेंगे? यहां पर पहुंचेंगे, है ना? और यहां क्यों पहुंचे? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी की वजह से उन्हें एक ड्रिफ्ट मिलती रही और उस ड्रिफ्ट ने उन्हें यहां पहुंचा दिया। क्या ये बात क्लियर है? चिंटू भैया जहां पहुंचना चाह रहे थे वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में चिंटू भैया, ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है तो चिंटू भैया इस डायरेक्शन में चलते हुए दिखाई देंगे। तुम्हें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? एक बात बताऊं तुम्हें,
वो इस डायरेक्शन में चल रहे होंगे और उनकी जो बोट है बेटा, बोट का डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही होगा, इस तरीके से। बोट हमेशा आपकी वाई डायरेक्शन के अलोंग पॉइंटेड होगी, लाइक दिस। बोट ऐसे पॉइंटेड है लेकिन चल ऐसे रहे हैं। क्या फील आ रही है? क्या तुम्हें लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे? जल्दी से बताएं, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप। ऐसा कोई भी सवाल दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और वो वेलोसिटी क्या इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा। बस सवाल खत्म। क्या इसके बाद अगला सवाल मैं आपको होमवर्क में दे दूं, क्या करके ला पाएंगे? चलिए, आज की क्लास में जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन बचा हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं था डिस्कशन, ओवन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग होमवर्क करते रहिएगा, अपनी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस चीज पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। क्या एक एक्स्ट्रा क्लास रख ली जाए क्या? चलो प्लान करते हैं, आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीक में रखते हैं। तो चलिए, इसी के साथ क्लास का आज का समापन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में करके लाइएगा। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, टेक केयर।